आज हम फार्माकोग्नोसी डिस्कस करेंगे। फार्माकोग्नोसी में आज हम स्लाइड्स में आप जो टॉपिक्स देख रहे हैं ये डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस, एक्सट्रैक्ट्स, गम्स, म्यूसिलेज, रेजिन्स, ओलियो रेजिन्स और ओलियो गम रेजिन्स। प्रीवियस ईयर में इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या डिफरेंस होता है। और शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है लेटेक्स पर, जूस पर, एक्सट्रैक्ट्स पर, गम्स पर। तो ये 4-5 मार्क्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो, कोगनोसी में हम प्लांट बेस्ड ड्रग्स की स्टडी करते हैं जिनको हम हर्बल ड्रग्स भी कहते हैं। आयुर्वेदा डीपली फोकस करता है फार्माकोग्नोसी पर। फार्माकोग्नोसी में हम प्लांट सोर्स से मिलने वाले ड्रग्स की स्टडी करते हैं। किस प्लांट से हमें कौन सा ड्रग मिल रहा है, उसका केमिकल नेचर क्या है, और वो कौन सी डिजीज में यूज होता है। तो ये सब जानकारी हम कलेक्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी से। तो फार्माकोग्नोसी में हम जितने भी हर्बल प्लांट्स हैं उनका कल्टीवेशन, उनका कलेक्शन, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन करते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी किसी इंडस्ट्री में दवाई मैन्युफैक्चर होती है तो रॉ मटेरियल ऑर्डर किया जाता है, और रॉ मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है। उसमें कहीं कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो इसके लिए हम फिजिकली, केमिकली और माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से ड्रग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, जिससे हम ये पता कर सके कि वो ड्रग ओरिजिनल है या नहीं। क्योंकि ओरिजिनल रॉ मटेरियल, अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल से अच्छी क्वालिटी की दवाई बनाई जा सकती है। फार्माकोग्नोसी का स्कोप भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे किचन में बहुत से ऐसे मसाले हैं जो हम सब्जी बनाते वक्त यूज करते हैं, वो सब ड्रग्स होते हैं। जैसे हम सिनेमन बार्क यूज करते हैं, हम एसोफोडिडा यूज करते हैं, ठीक है, हम हल्दी यूज करते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक में कलरिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भी होती है, येलो कलर होता है ना हल्दी का। और मसालों से हमारे फूड में टेस्ट भी आता है। यदि हमारा फूड टेस्टी होगा, जब उस फूड को हम चबाएंगे तो हमारे ब्रेन में ये सिग्नल जाएगा कि ये फूड बहुत डिलीशियस है, तो ज्यादा से ज्यादा लार सिक्रीट होगी, और हमारे बोलस में लार ज्यादा सिक्रीट होगी तो हमारा डाइजेशन ज्यादा बेहतर होगा। आपने अष्टांग हृदयम, शायद एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, जब भी आप कुछ खाते हो तो उसको आपको 42 टाइम्स चबाना चाहिए, कम से कम 25 बार तो चबाना चाहिए। यदि आप चबा चबा के खाना खाओगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जो कुछ आपने खाया पिया है इससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो भी आप खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जो कुछ हम खाते पीते हैं उसको हम इतना चबाएं कि वो ऑटोमेटिकली सॉलो कर लिया जाए हमारी बॉडी के द्वारा। नहीं तो हमारे स्टमक को एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, ज्यादा एसिड रिलीज करना पड़ता है उस फूड के ब्रेक डाउन के लिए। तो मैकेनिकली हमें फूड की ग्राइंडिंग हमारे माउथ में बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो इसलिए हम इन मसालों का यूज करते हैं, और ये मसाले सारे हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, है ना। गरम मसाले जितने भी है, जैसे हम खाना खाने के बाद सोप खाते हैं, तो सोप सोप हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सोप में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद सोप खाई जाती है। पान भी खाते हैं खाना खाने के बाद, है ना। पान में जैसे कैल्शियम हमें मिलता है चूने से। कत्था एस्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट मतलब प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी लगाते हैं, यदि कहीं कट गया है, छिल गया है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वहां पर फिटकरी से मसाज कर ली जाती है। और सेवलॉन भी यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। लेकिन जो एलम है वो मिनरल सोर्स से मिलने वाला ड्रग है, जिसको एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी में रखा गया है। तो कोगनोसी में बेसिकली हमें बॉटनी का कुछ पार्ट है, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है, सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टेम्प है, बार्क है, इनसे हमें जो ड्रग्स मिलती हैं उनके एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। जैसे बार्क से हमें सिंकोना मिलता है, फ्लावर से हमें लौंग मिलती है। ठीक है, अब लौंग में फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूजिनॉल। तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? एक्सट्रैक्शन मतलब किसी भी प्लांट से आइसोलेशन करना फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का, क्योंकि इसमें थेरापेटिक इफेक्ट होता है, मेडिसिनल वैल्यू होती है, और यही बीमारी को ठीक करता है। तो प्लांट के किसी भी पार्ट से हमें एक्सट्रैक्शन के थ्रू फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का आइसोलेशन किया जाता है और उससे फॉर्मुलेशन को डेवलप किया जाता है।
फ्रूट ड्रग मीन्स ड्रग ड्रग जो प्लांट सोर्स से हमें मिलती है, जिसमें सेल और टिश्यू एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं, या वो ड्राइड फॉर्म हो सकता है, उसको हम फ्रूट ड्रग कहते हैं। ठीक है, फ्रूट ड्रग का सब क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को सब क्लासिफाई किया गया है ओवर ग्राउंड ऑर्गन्स और अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब जो आपके, जैसे ये भूमि है, ठीक है, जो ड्रग भूमि के नीचे पाई जाती है, जैसे इसमें आपका आपका रूट्स आती हैं, ठीक है, और जो भूमि के ऊपर पाई जाएगी। तो अंडर, अंडर मतलब नीचे, और ग्राउंड मतलब बाहर। तो दो टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे आपने प्लांट देखा होगा, प्लांट में पत्तियां कहाँ होती हैं? अपर साइड में होती है, ग्राउंड लेवल पे होती है, तो इसमें हर्ब्स आ जाएंगे, ठीक है, इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, सीड्स आ जाएंगे, बार्क आ जाएगी, वुड्स इसमें आ जाएंगे, है ना। वुड का एग्जांपल है चंदन, सैंडलवुड ऑयल यूज होता है। बार्क का एग्जांपल है सिंकोना बार्क, जो कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखता है। सीड्स का एग्जांपल है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आप लोग यूज करते हो ना गरम मसाले में, ठीक है, काली मिर्च। फ्रूट का एग्जाम्पल है क्लोव। क्लोव भी आप लोग यूज करते हो, पान में क्लोव डालते हो, ठीक है। क्लोव क्लोव से हमें यूजिनॉल ऑयल मिलता है, और यूजिनॉल ऑयल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखता है। यदि हमारे टूथ में पेन हो रहा है, जिसको हम टूथ एक कहते हैं, तो वहां पर हम कॉटन में थोड़ा सा यूजिनॉल ऑयल लेके वहां पर रख सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा? दर्द कम हो जाएगा। और उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। एंटीसेप्टिक मतलब सूक्ष्म जीव जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसको ये किल करता है। हर्ब्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, सेना लीव्स, है ना। तो ये आपके ओवरग्राउंड ड्रग्स के एग्जाम्पल हो गए, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब उसमें सेल और टिश्यू एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज ड्रग में सेल और टिश्यू एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं। और अनऑर्गेनाइज ड्रग में उसको ग्राइंडिंग के थ्रू या एक्सट्रैक्शन के थ्रू उसके फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे एलोवेरा, यदि आपने काट काट लिया प्लांट से, तो ये आपका क्रूड ड्रग हो गया। लेकिन एलोवेरा की यदि आपने प्रोसेसिंग करके एलोवेरा का यदि आपने जूस निकाल लिया, तो अब ये जूस क्या होगा इसका? ये जूस इसका अनऑर्गेनाइज ड्रग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में आपका आता है रूट्स, राइजोम्स, ठीक है। जैसे प्याज जमीन के अंदर होता है, आलू जमीन के अंदर होता है ना। जैसे अदरक, ये भी ड्राइड राइजोम होता है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड मतलब जो जमीन के नीचे से हमें ड्रग मिलते हैं। तो कुछ ड्रग्स हमें जमीन के ऊपर से मिलते हैं, कुछ ड्रग्स हमें जमीन के नीचे से मिलते हैं। जो ड्रग हमें ऊपर से मिलेंगे, हम उसको ओवरग्राउंड ऑर्गन्स कहेंगे या ओवरग्राउंड ड्रग्स कहेंगे। और जो हमें नीचे से मिलेंगे, हम उसको अंडरग्राउंड कहेंगे। तो अंडरग्राउंड में आपका रूट है, राइजोम है, ठीक है। और ओवरग्राउंड में आपका आ जाएगा हर्ब्स, सीड, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बार्क और वुड। और हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे, तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर देना है, ठीक है। इस स्लाइड में एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन आप नोट्स बनाओगे तब आप वहां पर एग्जाम्पल जरूर लिखोगे। ऐसे ड्रग्स जो हमें हर्ब से मिलते हैं, तीन चार नाम ऐसे ड्रग्स जो लीफ से मिलते हैं, है ना, फ्लावर से मिलते हैं, फ्रूट, सीड्स, तो इनके कम से कम तीन चार आपको एग्जाम्पल लिखना है। जैसे मैं लीफ की बात करूं, तो कार्डियोटॉनिक डिजिटालिस पर्पूरिया हमें मिलता है, ठीक है। ये आपका ग्लाइकोसाइडिक ड्रग है। प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो मेडिसिनल इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे शो करते हैं, जिसमें आपका टेनिन्स आता है, टर्पीन्स आता है, ग्लाइकोसाइड्स आता है, एल्कोलाइड्स आता है। ये प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं, डिजीज के ट्रीटमेंट में, क्योर में, और सिम्टम्स के सपरेशन में यूज किए जाते हैं। तो प्लांट हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लांट से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, प्लांट के लिए CO2 की जरूरत है, हमारे लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो प्लांट हम पे और हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इवन हम प्लांट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लेकिन इंसान को अपने फूड के लिए, अपनी अ, फू- अपनी ईटिंग की डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होना होता है। हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही प्लांट में क्लोरोफिल होता है। प्लांट में क्लोरोफिल होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, इसलिए प्लांट ग्रीन होते हैं, ठीक है, ग्रीनरी, हरियाली, है ना। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन की वजह से हमारा जो खून है वो रेड होता है। तो प्लांट का जो खून है वो क्या है? क्लोरोफिल। और ह्यूमन बींग का जो खून है वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। और ऐसे ही काम प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्लोरोफिल, जो कि प्लांट प्लांट में जिससे फूड को प्रिपेयर किया जाता है। और सनलाइट प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन जो समुद्री पौधे होते हैं उनके भी लिए प्रकाश की जरूरत है सर्वाइवल के लिए। आपने देखा होगा, यदि वाटर पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाए और वाटर की टॉप लेयर पे यदि बहुत ज्यादा वहां पर गंदगी जमी हुई है, तो नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। जो समुद्र के अंदर, जो पानी के नीचे जो पौधे होते हैं, उन पौधों को यदि सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो पौधे मरने लगेंगे। ठीक है, जिससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र हमारा डिसबैलेंस हो सकता है। इसीलिए हमें पौधों पौधों को लगाना और पौधों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने स्कूलिंग में पढ़ा है पौधों के बहुत सारे फायदे हैं। पौधे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। पौधे हम इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, गाड़ियां चलती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यदि इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा तो जिससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा, और उस डिप्लीशन की वजह से यूवी रेज डायरेक्ट हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएगी, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो हमें हर हर साल प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है, पौधे हमें लगाना चाहिए, पौधे हमें कम से कम काटना चाहिए। पौधों को कटने से बचाने के लिए बहुत से आंदोलन भी किए गए हैं। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, जो वन विभाग होता है, वो फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति करता है ताकि कोई अवैध रूप से पेड़ ना काटे। क्योंकि पेड़ काटना एक अपराध होता है। पेड़ जब मेच्योर्ड हो जाए, उसका जीवन काल पूरा हो जाए, तभी पेड़ को काटा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में कोई पेड़ यदि छोटा है, बच्चा पेड़ है, तो उसको नहीं काटा जाता है अननेसेसरली। अब ये बात अलग है कि कहीं से रोड बननी है, कहीं से रेलवे ट्रैक बनना है, तो वो परमिशन लेके कटाई की जा सकती है। अदरवाइज पेड़ों को काटना सही नहीं है। क्योंकि पेड़ों को काटने से इन्वायरमेंट प्यूरिफाई नहीं होगा। इन्वायरमेंट प्यूरिफाई नहीं होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो हमें रिस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम होगी। रिस्पिरेशन में जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इस तरह की हमें बीमारियां होगी। हमारा जो ट्रैक है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, और दूसरा, प्लांट के लिए CO2 की जरूरत है, तो आपने ग्रीन हाउस प्रभाव, हरे कलर की एक आपने चादर जैसे देखा होगा, जो जिस नर्सरी में देखी होगी आपने। नर्सरी में ऊपर एक हरे कलर का पर्दा लगा होता है, साइड साइड से पर्दे लगे होते हैं, तो वो ग्रीन हाउस प्रभाव प्रोड्यूस करते हैं, जिससे प्लांट का कल्टीवेशन ज्यादा बेहतर होता है, प्लांट की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। हम प्लांट की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि प्लांट से हमें मेडिसिन मिल रही है, तो हम प्लांट की फार्मिंग भी करते हैं। प्लांट की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे खेती करते हैं, और रॉ मटेरियल हम कंपनी को अवेलेबल कराते हैं, जिससे कंपनी फॉर्मुलेशन बनाती है। कॉस्मेटिक्स में जैसे एलोवेरा यूज होता है ना। ग्रीन टी में जैसे तुलसी यूज होती है ना। जैसे आपकी हल्दी, हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक होती है हल्दी। आपने देखा होगा पहले जब सूजन आती थी तो लोग हल्दी का लेप लगाते थे। किसी को दर्द होता था तो हल्दी वाला दूध पिलाते थे, है ना। एंटीसेप्टिक होता है, किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया जिस वजह से कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, आई से वाटर लाइक फ्लूइड पास हो रहा है, तो उस केस में दूध में हल्दी डाल के उसको कंज्यूम करते थे शाम को सोने से पहले। तो इसमें मेडिसिनल इफेक्ट होता है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, जो कि नेचर से हमें मिलती है। और नेचर से जो मेडिसिन मिलती है उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। लेकिन ओवर डोज में तो साइड इफेक्ट किसी भी मेडिसिन के होंगे। अति सर्वत्र वर्जयते, किसी भी काम में यदि आप अति करोगे तो आपको हानि होगी, और उस हानि से आप बच नहीं सकते। भोजन करना शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन भोजन भी ज्यादा करोगे तो ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ेगा, और आपको हार्ट एसोसिएटेड डिजीज डिसऑर्डर हो सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, आपको फैटी लिवर हो सकता है, लिवर आपका डैमेज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, आपको कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकती है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारा प्रकृति से करीब होना और प्रकृति से तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रकृति के अपोजिट चलेंगे, यदि हम प्रकृति को अपनी माँ मान के उसको ट्रीट नहीं करेंगे, प्रकृति को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वाटर पोल्यूशन करेंगे, एयर पोल्यूशन करेंगे, नॉइज पोल्यूशन करेंगे, तो प्रकृति में आपदाएं आते रहेंगी, और वो मानव मानव समाज पे अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। जैसे आपने देखा होगा, बाढ़ आती है, चक्रवात आते हैं, भूकंप आता है। ठीक है, जैसे सुनामी आई, तो ये सब किसमें आते हैं? ये सब आपदा है। और आपदा प्रबंधन में फार्मासिस्ट का रोल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे गुजरात में भूकंप आया था, बिल्डिंग धंस गई, बहुत लोग मलबे में दब गए, तो उनको वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जो मेडिकल स्टाफ है वो गया था, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स। तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है आपदा प्रबंधन में, ये आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन
पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्रूड ड्रग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूड ड्रग से ही एक्सट्रैक्शन के थ्रू हमें फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, और फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिसिनल इफेक्ट रखता है और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है। और आयुर्वेद हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, जो कि काफी एंशियंट टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं और इसके बेनिफिट्स ज्यादा है, और इसकी ड्रग्स भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली नहीं है, क्योंकि ये हमको नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, है ना। जैसे आपने कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स है जिसमें आपने संजीवनी बूटी, ऐसी ऐसी औषधियों का नाम सुना है जो हमारे मरते हुए व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती है। तो ऐसी ऐसी दुर्लभ औषधियां आज भी हिमालय पे अवेलेबल है। ठीक है। तो किसी भी ड्रग को ग्रो अप होने के लिए एक एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ मॉइस्चर कितना है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और उसको कितना पानी चाहिए, है ना, कितना टेम्परेचर चाहिए। यदि उसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलेगा, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, सारी चीजें यदि सही साट है, तो वो मेडिसिन वहां पर डेवलप होगी। जैसे हिमालय का जो क्लाइमेट है और यहाँ अपने बैतूल डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट है, दोनों में अंतर है जमीन आसमान का। तो वहां जो ड्रग्स पाए जाएंगे वो यहाँ नहीं होंगे, और यहाँ जो चीज होगी हो सकता है वहां नहीं हो, है ना। ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि हिमालय पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, 150-200 साल कम से कम जीते हैं। क्योंकि वहां पर क्या है, जो वहाँ की आबो हवा है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो वहां पर क्या है, पॉल्यूशन नहीं है ना। जैसे कहीं आपने इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है ना, उस वेस्ट को आप पानी में बहा रहे हो, उस वेस्ट को आप इन्वायरमेंट में एज इट इज धुएं के रूप में छोड़ रहे हो, है ना। तो वो जो टॉक्सिसिटी है वो इन्वायरमेंट को टॉक्सिक बनाएगी, और वो टॉक्सिसिटी का प्रभाव फिर मनुष्य पे पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य पानी पीता है ना। यदि गंदा पानी पिएगा तो उसको जीआई ट्रैक का प्रॉब्लम होगा, गंदी हवा यदि वो अंदर लेगा तो उसको रिस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम होगा, और यदि रिस्पिरेशन सही से ना हो, यदि हमारा डाइजेशन सही से ना हो, तो फिर मनुष्य को कोई ना कोई बीमारी 100% होगी। ठीक है। तो इसलिए क्रूड ड्रग की स्टडी और फार्माकोग्नोसी की स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फार्माकोग्नोसी में स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पे भी क्वेश्चन आता है कि हम फार्माकोग्नोसी क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने की क्या फायदे हैं, ये भी हमसे पूछा जाता है। जैसे हम बैक्टीरिया वायरस के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो गुड बैक्टीरियाज हैं, हम हमें हेल्प करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, है ना। तो उनकी हम स्टडी करेंगे तो हम उनको यूज कर पाएंगे, और जो हानिकारक है उनसे हम बच पाएंगे। हम उनसे बच कैसे सकते हैं, जब हम उनकी स्टडी करेंगे। और हमें किसी बैक्टीरिया को यदि मारना है तो उसकी हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि उसका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे हम उसको किल कर सकते हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से हम ड्रग को डिजाइन करेंगे, इसलिए हम माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी भी पढ़ते हैं, क्योंकि फार्माकोग्नोसी से हमें प्लांट से, मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हमें प्लांट से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। सोर्स ऑफ ड्रग में मैंने आपको पढ़ाया था एनिमल से मिलने वाले ड्रग, कल भी रिवाइज करवाया था, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है। ये जो हार्मोनल ड्रग्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमें, ये एनिमल से मिलते हैं। ब्लड ब्लड भी यदि कोई ह्यूमन डोनेट करे तो वही ट्रांसफ्यूज किया जाता है, यदि किसी में खून की कमी हो जाए तो, क्योंकि खून खून केवल शरीर में बनता है ना। तो एक मनुष्य के शरीर में खून बना है, और यदि ब्लड ग्रुप मैच करता है तो वो दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। खून की एक बूंद लेबोरेटरी में नहीं बनाई जा सकती, हॉर्मोन्स नहीं बनाए जा सकते, एंजाइम्स ज्यादातर ह्यूमन बॉडी में ही बनते हैं या एनिमल्स की बॉडी में बनते हैं। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन जो पिग की बॉडी में बनता है उसको आइसोलेट करके और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन किया जाता है, और उसको ह्यूमन फॉर्मुलेशन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर मार्केट में वो अवेलेबल होता है, और डायबिटीज के पेशेंट को देते हैं, जिससे उसके ब्लड का शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है। तो एनिमल्स और मिनरल सोर्स से भी हमें ड्रग्स मिलते हैं, है ना। सोशल फार्मेसी में मैंने आपको पूरा मिनरल का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। ठीक है। प्लांट से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे हम हमें कहते हैं कि भाई लंच में सलाद खानी चाहिए, ब्रेकफास्ट में सलाद खानी चाहिए, है ना। तो सलाद से हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम है आपका, आयरन है, पालक इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन आपका, अनार है, अनार से हमें आयरन मिलता है। ठीक है। और एनिमल सोर्स से भी हमें मिनरल मिलते हैं, जैसे मिल्क, मिल्क को तो कंप्लीट फूड कहा गया है, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें फैट भी होता है, लिपिड भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा गया है। तो मिल्क की कंपोजिशन हमें पता होनी चाहिए। अभी जैसे मिड डे मील में बच्चों को एग्स दिए जा रहे थे, अंडे, है ना।
तो अंडे में भी बहुत से न्यूट्रिशंस रहते हैं, उसमें फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मिनरल भी होता है, तो अंडा भी एक अच्छा फूड है। लेकिन लोग उसको नॉनवेज मान के उसका कंजप्शन हमारी कंट्री में कम है ना। लेकिन एग कहीं ना कहीं आपका नॉनवेज की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अभी मास डेवलप नहीं हुआ है, चूजा उसमें बना ही नहीं है ना, तो वो नॉनवेज की श्रेणी में है नहीं। क्योंकि पहले लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई आप बच्चों को अंडा दे रहे हो, नॉनवेज खिला रहे हो, और ये हमारा रिलीजन ऐसा अलाउ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई व्यक्ति यदि कुपोषण का शिकार हो गया है, उसको मरासमस, किसी बच्चे को मरासमस जैसा रोग हो गया है, मरासमस मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है, क्वाशियोरकर और मरासमस। और ये इंडियन इंडिया में जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, ऐसे बच्चों में ये रोग ज्यादा देखे जाते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए बच्चों को पोषण, न्यूट्रिशन देना, बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको मैंने आपको सोशल फार्मेसी में भी पढ़ाया था कि बच्चों को मिड डे मील के थ्रू अंडे, दलिया, सत्तू, ऐसे न्यूट्रिशियस फूड उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो कुपोषण का शिकार ना हो। क्योंकि यदि किसी को पोषण नहीं मिलेगा तो उसका ब्रेन भी डेवलप नहीं होगा, ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा, अच्छी शिक्षा उसको नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए आगे चल के घातक साबित होगा, हो सकता है नक्सलाइट बन जाए, क्राइम को बढ़ावा दे, कालाबाजारी करे, तो ऐसी नकारात्मक आदतें बच्चों में डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए न्यूट्रिशन और शिक्षा दोनों बच्चों को मिलना चाहिए। और हमारे देश की सरकार 8वीं तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा भी देती है, किताबें उपलब्ध कराती है, भोजन देती है, ताकि स्कूल के प्रति उनका रुझान बढ़े। ये सब भी आपको सोशल फार्मेसी में पढ़ना है, ठीक है। हमारी सरकार जो योजनाएं चलाती है, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं चलाती है, जैसे इंद्रधनुष योजना आई थी 2014 में, जिसमें हर बच्चे का टीकाकरण किया गया था। कोई भी बच्चा यदि टीकाकरण से वंचित रह जाएगा तो फ्यूचर में उसका लाइफ स्पान कम हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन यदि होगा तो उसकी बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाएगी। 14 वर्ष से पहले ही टीका लगाना जरूरी है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट के सेंटर में होता है, और ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन बनाता है। और थाइमोसिन हार्मोन हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और यदि एंटीबॉडी हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी तो हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। और हमारा डिफेंस सिस्टम यदि कमजोर पड़ गया तो कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो हम उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आते हैं, वैक्सीन पे क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके वीडियोस भी मैं आपको अवेलेबल करा चुका हूँ, जिन लोगों ने क्लास अटेंड की होगी वो जानते होंगे। तो आप इन वीडियोस को भी देखो, नोट्स बनाओ, और कोई डाउट रहता है तो जब भी मैं ऑनलाइन आता हूँ तो लेक्चर के एंड में आप अपने क्वेश्चन किया करो। और जो मैं आपसे लिंक शेयर करता हूँ तो आप नोट्स भी बनाओ, अपने खुद के नोट्स आपको बनाना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम टाइम पे आप उससे रिवीजन कर पाओ। क्योंकि एग्जाम में आपको 1-2 दिन का ही समय मिलेगा, एक दिन का गैप होगा, उसमें आपको उस सब्जेक्ट के पूरे यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको 13 यूनिट्स हैं, तो पूरे 13 यूनिट आपको सुबह से शाम तक कंप्लीट करने हैं, क्योंकि रात में आपको जल्दी भी तो सोना है। यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे, सोगे नहीं एग्जाम टाइम पे, तो बताओ दूसरे दिन आपका ब्रेन काम करेगा क्या? यदि किसी को रात भर आधी रात तक जगाया जाए और दूसरे दिन उसको एग्जाम लिखना है, तो वो लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा। इसलिए आपको रात में जल्दी सो जाना है। तो आप नोट्स बनाओगे तो आप रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 बार जब तक आप हर सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो आपका पास होना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो चीजें इजी है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जांपल्स हमें इजी लग रहा है वो हम हमारे नोट्स में लिखें, जो डेफिनेशन, जो लैंग्वेज हमें इजी लग रही है वो हम हमारे नोट्स में शामिल करें। इस हिसाब से हम नोट्स बनाएं, सुंदर नोट्स बनाएं, उसमें हम ब्लैक, ग्रीन, रेड पेन का यूज करें, है ना। एग्जाम में यूज नहीं करना, एग्जाम में केवल आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हो, ब्लैक भी यूज नहीं करना है आपको। पर नोट्स बनाने में तो आप कर सकते हो, आपके नोट्स यदि अट्रैक्टिव होंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, है ना। आपको पढ़ने में मजा आएगा, तो नोट्स बनाया करो, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने हैं। तो जो स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ, इस स्लाइड से जो भी आपको इजी पॉइंट लगता है, आपको लगता है नहीं यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं याद कर सकता हूँ, ये एग्जाम्पल इजी है, तो उनको आप लिख लिया करो, और जो टफ लगता है उनको छोड़ दिया करो। बुक से भी आप पहले एक रीडिंग कर लिया करो किसी भी चैप्टर की। ये मत सोचा करो क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा, जस्ट एक बार रीड करो पूरी यूनिट को, और जितना आपको समझ में आता उतना ही लिखो, ठीक है। और आप नोट्स बनाओगे तो आपको बुक खोल के नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि बुक में से आपको केवल 20% चीजें आप अपने नोट्स में लिखोगे। जैसे आपने फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट यूनिट तैयार किया, तो उसमें आपने 1-2 बार रीड किया, और रीड करने के बाद अपने नोट्स बना लिए, तो आपको बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। आप अपने नोट से ही उसको रिवाइज कर सकते हो, और नोट से यदि रिवाइज करोगे तो आपका टाइम बचेगा,
आपकी एनर्जी बचेगी। ठीक है। और टाइम और एनर्जी को बचाना बहुत जरूरी है, तभी आप लाइफ में सफल हो सकते हो। जो भी व्यक्ति एनर्जी को सेव नहीं करता, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना, टाइम को किल करता है, तो समय उसको किल कर देता है। तो टाइम का आपको यूटिलाइजेशन करना है और अपने जीवन में नॉलेज को गेन करना है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में, है ना। खूबसूरती को भी ज्ञान झुका देता है। तो इतनी पावर होती है नॉलेज में, इतनी पावर होती है ज्ञान में। तो आप ज्ञान की साधना करें, ज्ञान की उपासना करें, और अपने जीवन में ज्ञान के कमल को खिलने दें। तो वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है ना। तो ये आपको क्रूड ड्रग की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्रूड ड्रग क्या होते हैं। ठीक है, इसका सब क्लासिफिकेशन हमने देखा, इसके एग्जाम्पल देखें। अनऑर्गेनाइज ड्रग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जूसेस आते हैं, जैसे एलोवेरा का जूस है ना। किसी भी फ्रूट का हम जूस निकालते हैं, जूस काफी न्यूट्रिशियस होता है। एप्पल का जूस है ना। एक कहावत भी है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। यदि आप एक सेब प्रतिदिन खाएंगे तो आप डॉक्टर के क्लिनिक विजिट करने से बच सकते हैं। आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे, आप किसी भी काम में फोकस कर पाएंगे, आपका ब्रेन काफी शार्प होगा, मेमोरी इंप्रूव होगी, रिटेंशन पावर बढ़ेगी, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा आपका, एकाग्रता आएगी आपके अंदर। तो इसी से तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा, आपको आलसी नहीं आएगी। आज के टाइम पे बहुत लोग आलस से भरा जीवन जी रहे हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, मोबाइल देख रहे हैं रात रात भर, नींद पूरी नहीं हो रही है, ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं, है ना। मार्केट में बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन बढ़ गया है फूड इंडस्ट्री में, है ना। फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन बढ़ गया है। हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स का यूज हो रहा है, ऐसी शुगर्स का यूज हो रहा है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को काफी तेजी से बढ़ा देती है, स्पाइक आता है, एक इंसुलिन ज्यादा बनने लगता है। ठीक है। शुगर लेवल हमारे ब्लड में सडनली बढ़ जाता है, तो ऐसी शुगर्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट, ये डिजीज के मेन कॉज है। लाइफ स्टाइल की वजह से डिजीज होगी, इन्वायरमेंट की वजह से डिजीज होगी, या तो हमारे थॉट्स की वजह से डिजीज होगी, हमारे विचारों की वजह से। यदि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, हमेशा एंगर में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, लैक ऑफ स्लीपिंग, कम सोएंगे, तो ऑब्वियसली हम बीमार पड़ेंगे। तो बीमारी से बचने का यही तरीका है, हाइजीन को मेंटेन किया जाए, साफ सफाई रखी जाए, हमारे इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई किया जाए, आसपास पेड़ पौधे लगाया जाए, ग्रीनरी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, हमें डाइट पे ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लेना है। ठीक है। कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन हमारी डाइट में होना चाहिए। मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, सारी चीजें हमारी डाइट में एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रोपोर्शन को यदि हमने डिसबैलेंस कर दिया, जैसे हमने फैट ज्यादा कंज्यूम किया, तो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और यदि हमने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम किया, हमने शुगर ज्यादा कंज्यूम की, ठीक है, तो उससे क्या होगा, शुगर कंजप्शन से हमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। यदि हमने लिपिड को ओवर कंजप्शन किया, तो उससे हमें हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा, ब्लड में लिपिड का लेवल बढ़ जाना, हाइपर लिपिडेमिया। तो फिर हमें उसमें हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स खाने पड़ेंगे। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कम करेंगे। इसका एग्जाम्पल अभी परसों ही मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। क्या है इसका एग्जाम्पल? इंसुलिन। इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। तो ड्रग के आपको डोज पता होना चाहिए, कितनी मात्रा में दिया जा रहा है, और दूसरा किस रूट से दिया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको ये वाला स्लाइड समझ में आ गया होगा। क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, क्रूड ड्रग्स की डेफिनेशन हमने समझी, क्रूड ड्रग्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा और इसके एग्जांपल्स देखे, है ना। जैसे आपके जो टेनिन्स हैं, टेनिन्स कटैचू कत्था से हमें मिलता है, रेजिन्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं, फिक्स्ड ऑयल्स हैं, वैक्सेस हैं, गम्स हैं, म्यूसिलेज है ना। जैसे ग्वार गम, मैंने आपको गम भी इंडिविजुअली पढ़ा चुका हूँ, आपको गम क्या होते हैं, ये हमारी रिवीजन क्लास है, मैं आपको इंडिविजुअली गम क्या होता है पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। ग्वार गम है, गोंद कतीला आता है। ठीक है। गोंद लड्डू बनाने में भी यूज होता है, कसावट के लिए। ठीक है। कमरकस गोंद आता है, कमरकस गोंद जिनके कमर में पेन होता है, ठीक है, या डिलीवरी के बाद फीमेल को कमरकस गोंद दिया जाता है, जिससे उसके लोअर लिम्ब में दर्द ना हो, कमर के नीचे वाले हिस्से में। ठीक है। आपके जो फिक्स्ड ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट नहीं होते, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस रिलीज नहीं करते। वहीं पर जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होके एक फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं। जैसे ने देखा होगा, जैसे ही आप पिपरमेंट ऑयल है ना, आपका रोज वाटर है, रोज वाटर तो खैर आपका ऑयल नहीं है, लेकिन उसमें भी फ्रेग्रेंस होती है, वो भी वॉलेटाइल नेचर का होता है।
है ना। फिक्स्ड ऑयल में आपके जो कुकिंग के लिए आप जो ऑयल यूज करते हो वो सब आते हैं, जैसे फल्ली का तेल है ना, आपका मस्टर्ड ऑयल है, तिल का तेल है, और सोयाबीन ऑयल है। ये सब आपके फिक्स्ड ऑयल के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये इमोलियंट इफेक्ट देते हैं, है ना, कल मैंने आपको ये बताया था। जैसे आपका इमोलियंट इफेक्ट क्या होता है, स्किन से आपका मॉइस्चर रिमूवल को प्रोटेक्ट करेंगे। मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा तो हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी, और ड्राइनेस की वजह से जो स्किन में डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है वो नहीं होगी। तो हमारी स्किन नेचुरली सिबेसियस ग्लैंड एक ऑयल सिक्रीट करती है जो कि हमारी स्किन को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाए रखती है। ठीक है। लेकिन कभी वो सिबेसियस ग्लैंड प्रॉपर ऑयल सिक्रीट नहीं करती है, तो उस केस में हमें एडिशनली, जैसे ठंडी के दिनों में हम वैसलीन यूज करते हैं, है ना, उसमें वैक्स डला होता है। ठीक है। जैसे आपने मिनरल सोर्स से भी हमें ऑयल मिलता है, मिनरल सोर्स से मिलने वाले ऑयल का एग्जांपल है पैराफीन। दो टाइप का होता है, सॉफ्ट पैराफीन और हार्ड पैराफीन। और ये पैराफीन एज अ बेस यूज होता है ऑइंटमेंट पे, जब ऑइंटमेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। इसमें आपका जैसे ऑयल आ गया, जूसेस आ गए, लेटेक्स आ गया, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसमें प्लांट और एनिमल के ऑर्गन्स एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं, सेलुलर और टिश्यू के लेवल में, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसको सेलुलर ड्रग्स भी कहते हैं। अब एग्जाम्पलर कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको ऑर्गेनाइज ड्रग ना देके ये कह दे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेलुलर ड्रग्स, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर आपको पता है। इसलिए हमको सिनोनिम्स पता होना चाहिए, है ना, कि ऑर्गेनाइज ड्रग को सेलुलर ड्रग्स भी कहते हैं। और ये सॉलिड नेचर के होते हैं, ओब्वियसली सॉलिड नेचर के होंगे, है ना। अब किसी का जूस निकाल लिया तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, एक्सट्रैक्शन के लिए हम सॉल्वेंट का चुनाव करते हैं। जिस चीज में वो फाइटोकेमिकल कांस्टेंट सॉल्युबल होता है, उस सॉल्वेंट से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, और फिर उस सॉल्वेंट को हम रिमूव करके ड्रग को और ज्यादा रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, उसको कंसंट्रेटेड बना लेते हैं। ठीक है। होम्योपैथिक में आपने फॉर्मुलेशन देखे होंगे, मदर टिंचर्स आते हैं, एक्सट्रैक्ट्स आते हैं ड्रग्स के। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी स्टडी हम कर सकते हैं, जैसे कोई लीफ है तो हम लीफ पे देख लेंगे उसका नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने, स्टोमेटल इंडेक्स। फिर हम ये देख लेंगे उस पे यदि ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, पत्ती पे जो हेयर्स होते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। स्टेम पे भी होते हैं या बार्क पे भी होते हैं, बार्क पे, स्टेम की जो बार्क होती है उस पे ट्राइकोम्स होते हैं, जिसको हम प्लांट के हेयर्स कहते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं वैसे प्लांट पे भी हेयर्स होते हैं, तो प्लांट के हेयर को ही हम ट्राइकोम्स कहते हैं। तो इससे हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या वो ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं। ठीक है। और दूसरा, हम किसी भी ड्रग का इवैल्यूएशन इसलिए भी करते हैं बेटा कि उस ड्रग में फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम उस ड्रग को यूज क्यों कर रहे हैं, फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से। और वो उसमें यदि कम है तो वो ड्रग हमारे बहुत विशेष काम का नहीं रहेगा, है ना। तो ड्रग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यदि उसको प्रॉपर खाद पानी मिला है, अच्छा इन्वायरमेंट मिला है ना, तो उसमें फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो डिजिटालिस, सिंकोना, क्लोव, जालाप, इफिड्रा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर आप अनऑर्गेनाइज ड्रग देख सकते हो। अनऑर्गेनाइज ड्रग में जैसे मॉर्फिन। ठीक है। मॉर्फिन हमें कहाँ से मिलता है, पेपावर सोम्निफेरा, इसका जो कैप्सूल होता है हम इस पे एक इंसीजन लगाएंगे। नश्तर नाम का एक चाकू होता है छोटा सा, उससे यदि हम इस पे कट लगाएंगे तो लेटेक्स के रूप में बाहर आता है। फिर हम इसको कलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको सुखा लेते हैं ड्राई शेड में। मतलब बहुत ज्यादा धूप नहीं दिखानी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो सनलाइट का एक्सपोजर होता है वो दवाई को खराब कर देता है, तो इसलिए हम इसको शेड के नीचे इसको ड्राई कर लेते हैं। ठीक है। और फिर हम इससे फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट करते हैं। जूसेस हैं, एक्सट्रैक्ट है, रेजिन्स हैं, है ना। अब जो ओपियम है इससे हमें क्या मिलता है, कोडीन। और कोडीन कहाँ यूज होता है, कफ सिरप में। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है। और हमारे सीएनएस में क्या कफ सेंटर होता है, कफ सेंटर का काम क्या होता है, खांसी के जो रिफ्लेक्स आते हैं वहां से ही आते हैं। तो यदि वो डिप्रेस हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, तो खांसी आनी बंद हो जाएगी। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, ड्राउजीनेस आएगी, नींद आएगी। और ये एक नार्कोटिक कैटेगरी का ड्रग है। ठीक है। मॉर्फिन की खेती करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये इलीगल एक्टिविटी में आता है। 6 महीने की जेल हो सकती है या 10,000 रुपए का
जुर्माना लग सकता है, और यदि इस गुनाह को आप रिपीट करोगे तो हो सकता है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, तो इसके लाइसेंस की जरूरत पड़ती है उसके बाद में ही। और नार्कोटिक जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, मॉर्फिन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है पेपावर सोमनीफेरा, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। इसी से हमें नॉस्केपिन भी मिलता है। नॉस्केपिन भी आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं, कफ सिरप में ऐड होता है नॉस्केपिन ड्रग, पर ये सिंथेटिक होता है, सेमी सिंथेटिक। एलोवेरा, एलोवेरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री काफी यूज करती है, एंटी रिंकल प्रॉपर्टी होती है इसमें, ये ब्यूटीफाई करता है हमारी स्किन को, मॉइस्चराइज करता है। स्टमक में भी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में एलोवेरा जूस दिया जाता है। कैस्टर ऑयल एज अ लग्जेटिव काम करता है, ये हमें अरंडी अरंडी के बीज से मिलता है। सीड ऑयल, अगार, पेप्सिन, है ना। हमें जैसे पपीता का जूस पीने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। पपीता का जो व्हाइट कलर का पानी निकलता है उसमें हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने की पावर होती है, ये WBCS के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, पेपेन, पपीता से हमें एक एंजाइम मिलता है। पपीता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो सीजनल सीजनल पपीता या सीजनल जो भी फ्रूट मार्केट में है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ पर ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में डिफरेंसेस। ये आपसे 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आपको कम से कम 8 डिफरेंसेस लिखने हैं, एटलीस्ट 7 तो लिखने हैं ताकि आपकी मार्किंग अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ, इसको देख के आप नोट्स बना लीजिएगा और एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। ठीक है, ड्राइड लेटेक्स पे नोट्स लिखने के लिए आता है। लेटेक्स एक इमल्शन और सस्पेंशन लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, इमल्शन और सस्पेंशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। इमल्शन में क्या होता है, ऑयल और वाटर, और सस्पेंशन में क्या होता है, सॉल्यूट और उसका वेहिकल, जिसमें वो इक्वली सस्पेंडेड रहता है। तो जैसे पपीता आप यहाँ देख सकते हो, पपीता पे आपने यदि इन सीजन कट मारा तो उससे लेटेक्स बाहर आएगा, और वो सूख जाएगा तो हम उसको ड्राई लेटेक्स बोलते हैं। ऐसे ही आपका मॉर्फिन के भी साथ है, मॉर्फिन का जो कैप्सूल होता है उस पे भी आप इंसिजन मारोगे तो वहां से लेटेक्स बाहर आएगा। व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा दूधियापन लिए होता है, और येलो कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है आपका ओपियम और पपाया। पपाया मतलब पपीता, कच्चा पपीता। ड्राइड जूस ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा भी इन सीजन से हमें मिलता है ना। एलोवेरा की आप जो ऊपर की परत है उसको आप निकाल दो तो अंदर उसमें जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिससे स्किन की मसाज भी की जाती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा यूज करती है एलोवेरा जेल, ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और चेहरे पे आने वाली झाइयों को भी कम करता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है ना। जो एलोवेरा का यूज करेगा वो 35-40 की एज में भी 25 का लगेगा। ठीक है, तो एंटी एजिंग इसमें प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आप इसका जेल देख सकते हो, इसमें यहाँ पर कांटे भी होते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाली परत को चाकू की हेल्प से निकाल के अंदर का जो जेल है उसको निकाल के उसकी प्रोसेसिंग कर ली जाती है, ग्राइंडिंग कर ली जाती है, उसको पीस लिया जाता है, तो उसका टेक्सचर काफी स्मूथ हो जाता है। ठीक है, और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एज अ बेस भी यूज होता है। और इसको इसका टॉनिक पिया भी जा सकता है, एलोवेरा जूस हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे GI ट्रैक की हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियली होता है। लेकिन इसकी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो लीव्स होती हैं वो ज्यादा फायदेमंद होती है। कीनू भी फल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, कीनू मार्केट में आता है। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन में हमें इवोपरेशन के थ्रू पहले तो हम सॉल्वेंट का चुनाव करेंगे कि जिस भी ड्रग का हमें एक्सट्रैक्शन करना है वो किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। फिर उस सॉल्वेंट के थ्रू हम सॉक्सलेट एपरेटस का यूज करेंगे, है ना। जैसे डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के थ्रू हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। जनरली हम फार्मेसी में कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो हम टैप वाटर यूज नहीं करते, नल का पानी यूज नहीं करते, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। उसके लिए डिस्टिलेटर लगा होता है लैब में, है ना। पानी को जब हम गर्म करते हैं उसकी भाप बनती है, भाप ऊपर उठती है, और जब वो कंडेंसर में जाती है वहां वो ठंडी होती है, और फिर नीचे की तरफ जो कलेक्ट होता है वही होता है डिस्टिल वाटर, वो प्यूरिफाई होता है। उसमें माइक्रोब्स भी नहीं रहते क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जिसकी तबीयत खराब होती है उसको उबला पानी पिलाते हैं, पानी को उबालने से उसके जो हानिकारक जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, पर यदि हम माइक्रोस्कोप से उनको देखें स्लाइड बना के तो वो हमें
दिख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है, साल्मोनेला टाइफी है, बहुत सारे हैं। आपका अमीबा है ना। तो ये सब हमारे स्टमक में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो पानी को उबालने से ये मर जाते हैं, तो उबला हुआ पानी पीना बहुत जरूरी है। जिलेटिन, जिलेटिन मैंने आपको बताया था एनिमल सोर्स से मिलता है, इससे कैप्सूल का सेल बना होता है। दो टाइप के कैप्सूल्स बताए थे, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। तो जो हार्ड जिलेटिन होता है उसमें सेल और बॉडी बॉडी और कैप होता है, तो वो जिलेटिन से बनाया जाता है। और जिलेटिन हमें प्लांट सोर्स से भी मिलता है, एनिमल सोर्स से भी मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 90% जो जिलेटिन है वो एनिमल सोर्स से ही आइसोलेट किया जाता है। प्लांट सोर्स से जेलेटिन इसलिए निकाला जाता है, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो फिर वो ऐसे कैप्सूल की डिमांड करते हैं जो मतलब प्लांट बेस्ड जेलेटिन जेलेटिन से बना होता है ना। तो इसीलिए 20% जो जेलेटिन है वो प्लांट सोर्स से भी आइसोलेट किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का आइसोलेशन करते हैं सॉल्वेंट की हेल्प से। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिनको हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं, है ना। जैसे आपका अल्कोहल है, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स हैं, तो ये सब ड्रग को घोल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, महुए को पानी में रख दो 1 महीने के लिए, तो पानी में महुए का अर्क आ जाता है, महुए की मेडिसिनल प्रॉपर्टी पानी में आ जाती है ना। और अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है फॉर्मुलेशन में, यदि हमने 20% अल्कोहल यूज किया है तो फॉर्मुलेशन का लाइफ स्पान बढ़ जाएगा, वो जल्दी खराब नहीं होगी, क्योंकि अल्कोहल माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनिबिट करता है। और 60 to 70% यदि अल्कोहल है तो वो सैनिटाइजेशन में यूज करते हैं, एक टॉपिकल यूज स्किन पे अप्लाई करते हैं, जिससे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। अभी कोविड टाइम पे आपने सैनिटाइजर्स यूज किए होंगे, है ना। बॉटल्स आती थी, उसको आप यदि स्मेल करोगे तो उसमें अल्कोहल की स्मेल आती थी, है ना। तो अल्कोहल एज अ सैनिटाइजर काम करता है, लेकिन उसका परसेंट कितना होना चाहिए, अराउंड 60% के आसपास। और यदि हम इंटरनली यूज करेंगे तो इतना, मतलब ज्यादा परसेंट हम यूज नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20% के आसपास फॉर्मुलेशन में एज अ प्रिजर्वेटिव अल्कोहल यूज होता है। ये एक फार्मास्यूटिकल एड की तरह काम करता है, ये फॉर्मुलेशन की लाइफ को बढ़ा देता है। हमने आज दवाई बनाई है, दवाई 3 साल तक मार्केट में रहेगी, मेडिकल स्टोर पे रहेगी, तो वो खराब ना हो इसलिए उसमें अल्कोहल ऐड किया जाता है। यहाँ पर गम्स का है, ठीक है। गम्स का आप नोट्स बना लेंगे, कोलॉइडल प्रॉपर्टी का होता है, और ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है, मतलब ये एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में मैंने आपको एचएलबी स्केल बताया था, एचएलबी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप देख लेंगे। और ये गम किस में आता है, ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एराबिनोज, जाइलोज, गैलेक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है नेक्स्ट ईयर। कार्बोहाइड्रेट भी एज अ ड्रग काम करता है। कार्बोहाइड्रेट के ड्रग का मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है हनी, शहद। शहद बहुत अच्छा ड्रग होता है, शहद कभी खराब नहीं होता। मैनिटॉल, मैनिटॉल भी कार्बोहाइड्रेट से डेवलप किया जाता है, एज अ डायूरेटिक यूज होता है, डायूरेटिक से पढ़ाया था तब आपको बताया था मैंने। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज का एग्जांपल है एलोवेरा जेल, इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। और इसको ट्रीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एस्टर ऑफ शुगर के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट मतलब प्लांट को उगाना, प्लांट खेती करना, फार्मिंग करना, किसकी, मेडिसिनल प्लांट की। वैसे तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट में मेडिसिनल इफेक्ट होता ही है। प्लांट को एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, पेस्ट कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है ना। नहीं तो हमारा प्लांट सूख सकता है, प्लांट खराब हो सकता है, उसमें फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कम हो सकते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन में जैसे आपका फर्टिलाइजेशन आता है, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब पाइपलाइन बिछाई जाती है जिससे समय समय पर पौधों को पानी दिया जाता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एल्टीट्यूड, प्लांट हार्मोन हम यूज कर सकते हैं। जैसे प्लांट हार्मोन हमने प्लांट को दे दिए तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी।
जैसे आपका ह्यूमन में यदि ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो व्यक्ति बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है ना। वैसे ही प्लांट में भी हॉर्मोन्स होते हैं। इंसान में कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। प्लांट में भी ऐसे ही हार्मोन्स होते हैं, जिब्रेलिन, है ना, ऑक्सीन। तो ये सब प्लांट के हॉर्मोन्स होते हैं। तो ये यदि हम प्लांट को देंगे तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा बेहतर होगी, प्लांट स्वस्थ रहेगा, प्लांट बीमार नहीं पड़ेगा, सूखेगा नहीं, और उसमें फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो हमें इससे दवाई बनाने में आसानी होगी। तो प्लांट की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है उससे। जब हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं तो उसकी प्यूरिटी का हम ध्यान रखते हैं, एडल्ट्रेशन तो नहीं है ये पता लगाते हैं। थेराप्यूटिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिच होना चाहिए हमारा प्लांट, है ना, ताकि हम उसको फैक्ट्री में दवाई बनाने के लिए यूज कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्लांट, जैसे आपका जिंजर, जिंजर ऑफिसिनेलिस, जिंजर, अदरक हम लोग यूज करते हैं। अदरक वेट लॉस में भी हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अदरक बहुत अच्छी ड्रग होती है। ठीक है, यहाँ पर आप अदरक के नोड्यूल्स देख सकते हो, बर्ड्स देख सकते हो, है ना। यहाँ पर अदरक की लीफ है। अदरक कहाँ होता है? ग्राउंड के नीचे, अंडरग्राउंड ड्रग होता है ये। आलू भी अंडरग्राउंड है, प्याज भी अंडरग्राउंड है, कंदा, शकरकंदी खाते हो आप? शकरकंदी भी अंडरग्राउंड है। वाइट कलर का जो कंदा आता है वो भी, रेड कलर, दो वैरायटी रहती है उसकी, है ना। और आपका हल्दी, हल्दी भी जमीन के नीचे होता है। ठीक है, और हल्दी भी ड्रग होता है। तो हल्दी और अदरक दोनों हम डिनर लंच में यूज करते हैं कि नहीं, है ना। तो हल्दी और अदरक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये ड्राइड राइजोम होता है। ठीक है, इसकी फैमिली हमें पता होना चाहिए। इसका कल्टीवेशन कलेक्शन कैसे करते हैं, इसके पौधे को जब हम लगाते हैं तो क्या डिस्टेंस रखते हैं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो नीम, नीम की जो पत्ती होती है उसमें एजाटिरेक्टिन होता है ना। यदि किसी को डायबिटीज इनिशियल फेज पे है और वो प्रतिदिन नीम की पत्ती का काढ़ा पीता है तो उसका डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि मीठे से बढ़ी हुई, मीठे की यदि बीमारी हो गई है मीठा ज्यादा खाने से, तो वो कम होगी कड़वा ज्यादा खाने से। तो मेथी दाने का पानी पी सकते हो, मेथी की सब्जी खा सकते हो, मेथी भी कड़वी होती है, तो डायबिटीज कम हो जाता है। मैंने बहुत से मरीजों को देखा है जिन्होंने नीम नीम की पत्ती का सेवन किया, उनका डायबिटीज कंट्रोल हो गया। जिनकी शुगर 300-400 के आसपास थी वो 150 पे आ गई, कम से कम 1 से 1.5 महीना 2 महीना उन्होंने नीम का काढ़ा पिया। नीम बहुत कड़वी होती है ना। और डायबिटीज को हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, मीठा खाने से होती है। बहुत ज्यादा मीठा नहीं खा सकते, डायबिटिक पेशेंट का शुगर बढ़ जाता है तो वो उनकी डेथ भी हो सकती है, और उनका आंखों की ज्योति भी जा सकती है, विजन लॉस हो सकता है, अंधापन आ सकता है ना। तो इन सब से बचने के लिए हमें कड़वी चीजें खानी चाहिए। तो कड़वी चीज में जैसे करेला है, करेले का जूस पिए। मेथी कड़वी होती है, मेथी की सब्जी खाएं। मेथी को शाम को पानी में रख दें और सुबह उसको खा लें हम, तो उससे भी फायदा होगा। और नीम की पत्ती, नीम की जो कोपल होती है ना, कोमल पत्तियां, उसको खाना चाहिए। ठीक है, और नीम में एजेटिरेक्टिन नाम का फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो आपका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। तो यदि कहीं किसी को दांत खाज खुजली हो गया है तो उस पर लहसुन लगाया जा सकता है, लहसुन में सल्फर होता है और नीम में एजेटिरेक्टिन होता है। तो नीम की डुबकी भी यदि आप लगा के उसको बांध लोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो नीम में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रहती है। तो हमें किसी भी प्लांट का ये नॉलेज होना चाहिए कि उसमें कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं, एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपका विनका रोजिया, जिसका पर्पल कलर का फ्लावर होता है, सदाबहार जिसको हम कहते हैं, उसमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन होता है जो कि एज अ एंटी कैंसर ड्रग यूज होता है ना। तो ये सब हमें ग्वार पाठा, है ना, अभी आपको बताया था। तो ड्रग्स के हमें लोकल नाम भी पता होना चाहिए। जैसे तुलसी मैंने आपको बताई थी, तो दो वैरायटी की तुलसी बताई थी, राम तुलसी और श्याम तुलसी, है ना। तुलसी में भी बहुत से मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं। प्याज में भी मेडिसिनल इफेक्ट होता है ना। प्याज भी हमको पढ़ना है, प्याज भी हम डेली यूज करते हैं। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बांस के, जहां आपने बांस के पेड़ देखे होंगे, बांस वहां पर बहुत सारे बांस हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उसकी जड़ में से एक और बांस निकल गया, फिर उसकी जड़ में से एक और बांस निकल गया। तो आपने देखा होगा 25-50-100 एक ही सगा झुंड बना के बांस ऐसे बड़े होते हैं, है ना। तो ये बांस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है एक पेड़ से दूसरा पेड़ बनाना।
है ना। जैसे कटिंग के थ्रू, लेयरिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, है ना, ये सब करते हैं ना हम। एक गुलाब में थोड़ा सा कट लगा के दूसरे गुलाब की कलम फंसा देते हैं, तो एक ही पेड़ में चार पांच प्रकार के गुलाब हम खिला सकते हैं, है ना। तो ऐसा ये बॉटनी जो लोग पढ़ते हैं उनको इसका नॉलेज होता है। तो यही होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इवैल्यूएशन ऑफ फ्रूट ड्रग जरूरी है जिससे हम क्वालिटी कंट्रोल कर सके। इवैल्यूएशन ऑफ फ्रूट ड्रग मींस कंफर्मेशन ऑफ इट्स आइडेंटिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्यूरिटी डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन। मतलब एडल्ट्रेशन का पता चल जाएगा, क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी, और वो ड्रग हमारा ओरिजिनल है या नहीं ये हमें इवैल्यूएशन से पता चल जाएगा कि उसमें कितने फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और ड्रग को प्रॉपर स्टोरेज करना भी जरूरी है। यदि हम इसको स्टोर नहीं करेंगे तो हमारा ड्रग खराब हो सकता है। तो ड्रग को जब भी कलेक्ट किया जाता है तो उसको सुखा लिया जाता है, जिसमें मॉइस्चर की वजह से कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी, मॉइस्चर रिमूवल यदि हो गया तो कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। या जहां मॉइस्चर रहेगा वहां पर सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं, इसलिए मॉइस्चर हमारी ड्रग के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ड्राइंग प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन, मैंने आपको सुटिक्स में पढ़ाया था ना, ड्राइंग की जाती है ना। ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, है ना, ये सब आपको यूनिट ऑपरेशन फार्मास्यूटिक्स में भी है। हम ड्रग का केमिकल इवैल्यूएशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से करते हैं, है ना, और स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो ये सब इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं। माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन में क्या करते हैं, हम ड्रग्स की स्लाइड बनाते हैं, बहुत ही उसको पतला काटते हैं, है ना। पहले हम उसको थोड़ी देर सॉल्वेंट में रख के स्वेल होने देते हैं, फिर हम उसकी स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, उसमें किस टाइप के सेल्स हैं, है ना, ये सब हम स्टडी करके उस ड्रग को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें हम ट्रांसवर्स माइक्रोस्कोपी करते हैं, पाउडर माइक्रोस्कोपी। पाउडर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमेरेटिक्स, है ना, रियोलॉजी, स्टडी ऑफ पाउडर। पाउडर कैसे बनता है, ग्राइंडिंग से बनता है। ग्राइंडिंग आपको यूनिट ऑपरेशन है, ग्राइंडर्स यूज होते हैं ना पीसने के लिए, मिक्सर ग्राइंडर। तो ग्राइंडिंग मतलब पीसना। तो हम किसी ड्रग को पीसेंगे तो उसका पाउडर बन जाएगा, फिर उसके पाउडर की हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं कि उसमें किस तरह का पाउडर के जो पार्टिकल्स है उसका साइज कैसा है ना, हेक्सागोनल है, क्यूबिक है, किस टाइप का उसका पार्टिकल साइज है। फिर पार्टिकल साइज सेपरेशन भी हमने पढ़ा था, है ना, सीविंग के थ्रू किया जाता है ना। स्टैंडर्ड, फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर, वेरी वेरी फाइन पाउडर, वेरी फाइन कोर्स पाउडर, डिफरेंट डिफरेंट आईपी में स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं इंडियन फार्माकोपिया में पाउडर के स्टैंडर्ड्स के। और पाउडर से ही हम फिर पार्टिकल से ग्रेन्यूल बनाते हैं, और वो ग्रेन्यूल को या तो हम कैप्सूल में फिल करेंगे, या तो उस ग्रेन्यूल को हम कंप्रेशन के थ्रू उससे टैबलेट बना लेंगे, है ना। तो टैबलेट कैप्सूल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उसके लिए ड्रग को पीसना जरूरी है। या आपने देखा होगा कैप्सूल को, कभी आप ऐसे प्रैक्टिकल करके देखना, कैप्सूल का कैप हटाना और उसको ऐसे करोगे तो उसमें से पाउडर निकलेगा, है ना। और आपका पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन भी आता है ना। जैसे आपका इनो भी पाउडर फॉर्म में आता है, सिचेट्स आते हैं, ये तो कल ही आपको मैंने बताया था, है ना। डेली रिवीजन किया करो बेटा, पढ़ाई किया करो, है ना, एग्जाम काफी पास आ रहे हैं आप लोगों के। अब जैसे हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो उसमें जो ग्रेन प्रेजेंट है, स्टार्च के ग्रेन, उसका साइज कैसा है ना, फाइबर यदि है उसमें तो उसकी विथ कितनी है ना, उसमें स्टोमेटा कितने हैं। क्योंकि हर पत्ती में नंबर ऑफ स्टोमेटा उसको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके अंगूठे का निशान जैसा दुनिया में किसी का नहीं है ना, वैसे सेना की पत्ती में जो स्टोमेटा है वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। यदि सेना लीव में यदि कोई घटिया क्वालिटी के एडल्ट्रेशन किया गया, उसके जैसे दिखने वाली पत्ती मिलाई गई है, तो हम स्टोमेटा के आधार पे पहचान सकते हैं ना, है ना। जैसे दो जुड़वा एक जैसे दिखने वाले हैं, हमको एक को पहचानना है जिसने क्राइम किया है, तो हमें पता हो करना पड़ेगा कि भाई इसमें यूनिक आइडेंटिटी क्या है। पता चला भाई एक के पैर में नीचे तिल है, तो हमने वो तिल को देख लिया तो हमें समझ में आ गया कि इसमें से कौन सा क्रिमिनल है और कौन सा निर्दोष है। ऐसे ही एडल्ट्रेशन कर दिया सेना की लीव में, तो हमने क्या किया, स्टोमेटा देख लिए। स्टोमेटा मतलब रंध्र, जिससे पत्ती सांस लेती है ना। और पत्ती के नीचे पाए जाते हैं ये, है ना, स्टोमेटा, जिसको छोटे छोटे होल्स होते हैं। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, देखे होंगे आपने स्कूल टाइम में प्रैक्टिकल किया होगा, ये देखो। तो यहाँ पर स्टोमेटल इंडेक्स निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर दो टाइप के सेल्स हैं इसमें, है ना। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं कि कितने पर्टिकुलर एक एरिया में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है। और ये स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, S/E + C ×
100। एस क्या होता है? नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, और नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन सेम यूनिट एरिया। तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके माइक्रोस्कोप से हम इसको काउंट कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और स्टोमेटल इंडेक्स निकाल लेंगे, और हम उसको स्टैंडर्ड से मैच कर लेंगे कि ये भाई ये सेना की पत्ती ओरिजिनल है या नहीं है। और यदि उसका स्टोमेटल इंडेक्स यदि कम ज्यादा आ रहा है तो फिर हमारे अंदर एक डाउट प्रोड्यूस हो सकता है एडल्ट्रेशन का। ये रेफरेंस है, ये कुछ साइट्स हैं जो मैंने आपको लेक्चर तैयार करने के लिए यूज की है ना। कोकाटे की बुक में यूज करता हूँ, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, ब्लू कलर की आती है कोकाटे साहब की, वो भी मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कोई डाउट है आप में से किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है आपको? नो सर। चलो, इट्स ओके। इसमें वीडियो डाल देना। हाँ।